नमस्कार, डीवी लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता श्रीवास्तव और इस कार्यक्रम में हम कई मुद्दों पर चर्चा करते हैं और उन्हीं सब मुद्दों के बीच आज का मुख्य मुद्दा है पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी चल रहा है उसको लेकर। यहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर अब चुनाव आयोग पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने अब बागी गुट की चिंता बढ़ा दी है। यहां तक कि बीजेपी खेमे में भी खलबली मची हुई है और दावे ये किए जा रहे हैं कि मोदी शाह के दबाव में चुनाव आयोग को जो फैसला अभी तक ले लेना चाहिए था वो नहीं ले पा रहा है क्योंकि चुनाव आयोग सही फैसला ही नहीं कर पा रहा है कि उसे क्या करना है। और इसी के चलते अब चुनाव आयोग एक बार फिर खुद तो मुश्किल में है ही, साथ ही बागी गुट की परेशानी यहां पर बढ़ी हुई है। तो इसी सब पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे चुनाव आयोग ने बागी गुट को मुसीबत में फंसा दिया है, कैसे मोदी शाह की चिंता बढ़ी हुई है और कैसे दिन पर दिन जो असली टीएमसी है यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी का जो दावा है और मजबूत होता जा रहा है। इस सभी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं स्वामी जी। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं बंगाल में लगातार खलबली मची हुई है, 4 मई को नतीजे आए, उसके बाद किस तरह से टीएमसी में तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई और कोशिश में कामयाबी भी मिली। और बड़ी बात यह है कि अक्सर ये देखा जाता है कोई भी पार्टी 2 धड़ों में बंटती है, लेकिन टीएमसी के मामले में बिल्कुल अनोखा देखा गया है कि 3 धड़ों में बंट गई है। एक गुट जो एनडीए के साथ चला गया है, एक गुट जो खुद को असली भी टीएमसी बता रहा है और एक गुट तो है ही जो असली टीएमसी है। और इन सब के बीच में अभी फिलहाल चुनाव आयोग पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। वजह है राज्यसभा चुनाव, जो 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जो 3 सीटें अभी खाली हैं और उसी को लेकर अब चुनाव आयोग की वजह से जो बागी गुट है उसकी मुश्किलें फंसी हुई हैं। तो स्वामी जी आपके पास आना चाहूंगी, कैसे अब चुनाव आयोग एक तरह से दबाव में यहां पर दिखाई दे रहा है बीजेपी के और उससे जो बागी गुट है उसके लिए भी परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है। देखिए अंशिता, मुझे लगता है देखिए 2 ही विकल्प हैं जी। या तो चुनाव आयोग दबाव में है या चुनाव आयोग दबाव में नहीं है जी। देखिए अगर वो चुनाव आयोग दबाव में नहीं है, वो कैसी परिस्थिति हो सकती है? वो तब परिस्थिति हो सकती है जबकि चुनाव आयोग के अधिकारियों को ये लगे कि मोदी जी वैसे ही स्ट्रांग हैं जैसे 15-20 दिन पहले तक थे जी। अगर मोदी जी स्ट्रांग है, अगर अमित शाह स्ट्रांग है और वो जानते हैं अगर इसी प्रकार से जैसे चुनाव आयोग अभी तक निर्णय लेता रहा है जी, तो मानी बात है कि फिर बहुत ज्यादा आशा रखना बेकार है, फिर कुछ नहीं होने वाला है। इसका मतलब यह है चुनाव आयोग वही करेगा जो अभी तक करता आया है। जो सभापति करेंगे वो भी वही करेंगे जो नहीं होना चाहिए, चुनाव आयोग भी वही करेगा जो नहीं होना चाहिए। न्यायालय कोई निर्णय नहीं लेगा जबकि होना चाहिए, लेकिन तो अगर लगता है कि अमित शाह और मोदी जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा आशा रखने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए, मैं उसकी 5% चांस मानता हूं, 95% मानता हूं कि चुनाव आयोग जो है वो ममता बनर्जी को धक्का देगा और बागी गुट को मान्यता भी देगा, उनको चुनाव चिन्ह भी देगा और उनको पार्टी असली मानेगा। ये मेरा हंच है क्योंकि अभी तक मैंने पिछले 12 साल में कोई न्यायपूर्ण निर्णय नहीं देखा है। अभी तक मैंने देखा है कि वही होता है जो कि मोदी और शाह साहब चाहते हैं। तो अगर इसमें अपवाद हो जाए तो अपवाद केवल एक परिस्थिति में हो सकता है, केवल एक परिस्थिति में हो सकता है। वो ये हो सकता है पिछले 15 दिनों के अंदर जैसे मोदी जी और शाह साहब घिरे हैं और जिस प्रकार से राम जन्मभूमि के मामले में रोज रहस्योद्घाटन हो रहे हैं और चंपत राय बंसल साहब बाहर आके कुछ अपना बोल रहे हैं, जो वहां के कोषाध्यक्ष हैं वो अपनी कुछ बात बोल रहे हैं, इसका माने वहां पे रायता फैल रहा है। तो क्योंकि जो मोदी जी के 2 भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे समर्थक समूह थे, एक युवा था और एक महिलाएं थी। अच्छा, युवा तो मानी बात है जंतर मंतर पे हो रहा है या एनएसयूआई का छात्र संवाद हो रहा है या राहुल गांधी की यात्राएं हो रही हैं या जो भी हो रहा है, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस सड़क पे उतर रही है या जंतर मंतर में ये बच्चे बैठे हुए हैं। युवाओं का तो मोहभंग हो चुका है और आप जानते हैं कि युवा जो है करीब 65% है देश की पॉपुलेशन में, तो उनका मोह परिवर्तन और मोदी जी का धर्मेंद्र प्रधान के मामले में चुप रहना ये बच्चों को उत्तेजित कर रहा है, ये बच्चों को कह रहा है कि आई डोंट केयर फॉर यू। हमारी बात है कि वहां पे सोनम वांगचुक साहब की भी जो भूख हड़ताल है वो 10वें दिन पे आ गई है, बाकी बच्चों की भी आ गई है, नेहा बोरा की भी आ गई है, बहुत सारे बच्चे भूख हड़ताल बैठे हुए। हालत मानी बात है बिना खाए इस गर्मी के माहौल में, ह्यूमिड माहौल में उनकी तबीयत खराब होनी है। तो ये स्थिति अब बिगड़ती जानी। अगर चुनाव आयोग के अधिकारियों को लग जाए कि भाई ये सरकार अब जाने वाली है, जैसे राहुल गांधी ने कहा था कि ये सरकार अब गिर जाएगी,
तो अगर ये सरकार गिर जाएगी, अगर वो ऐसी स्थिति देख रहे हैं और अगर वो राहुल गांधी की इस जो उन्होंने घोषणा की थी उससे डर गए हों कि अगर चुनाव हम लोग जब सत्ता में आएंगे तो एक एक चुनाव आयोग के और एक एक अधिकारी का जवाब लेंगे, और अगर कानून बदल के उनको इम्यून भी कर दिया गया है कानून से, तो भी हम कानून बदल के उनको जेल में भेजेंगे, हो सकता है अगर डर गए हो तो देखिए, अगर निर्णय अब ये डिले इसीलिए हो रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है, कमजोर नहीं हुई है। क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी कि टीएमसी को तोड़ दिया, फिर उसके बाद वहां शिवसेना उद्धव ठाकरे के लोगों को तोड़ दिया, वो केवल मैसेज देने के लिए कर रही थी कि वी आर स्टिल इन कमांड, हमारे पास ताकत है, और अगर ताकत हमारे पास है और तुम लोगों ने कोई गड़बड़ किया तो अधिकारियों तुमको हम देख लेंगे, तुम्हारे पे इंक्वायरी करा के तुमको जेल भेज देंगे, वरना हमारी बात को मानते रहो। बंगाल के अंदर स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई। वहां पे जैसे आपको पता है कि आरजी कर के मामले में जो ममता बनर्जी सरकार में एक लड़की के साथ हॉस्पिटल के अंदर रेप हुआ था, बड़ा विभत्स रेप हुआ था, जघन्य कांड हुआ था, उस पे पूरे भारतीय जनता पार्टी ने उसको मुद्दा बना लिया था। अभी वहां 13 साल की लड़की के साथ एक घटना हो गई। अच्छा, सायोनी घोष जब वहां पे गई तो सायोनी घोष को वहां की जनता ने दौड़ा लिया, उनको गद्दार कहा, उन्हें धोखेबाज कहा। तो सायोनी घोष तो ये समझ रही थी, अभी तक तो उनको आदत थी जयकार की, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। अब उनको जब गालियां पड़ी और लोगों ने उनको गद्दार कहा तो बाहर जाके उन्होंने स्टेटमेंट दिया, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं चाहता कि लड़की का रेप हो जाए। भाई कौन चाहेगा कि उसके जनता के साथ ऐसा काम हो, उसकी प्रतिष्ठा गिर जाए? तो क्या ममता बनर्जी चाहती थी रेप हो जाए? भाई कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि इस टाइप की घटनाएं हों जी। लेकिन घटनाएं अगर हो जाएं और उसके बाद दंड ना मिले, या ये 13 साल की बच्ची के साथ हुआ, इसका मतलब यह है कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए, आपने पूरी अयोध्या की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। मैं 2-3 दिन से रोज लगातार वो वीडियो जरूर देख रहा हूं जो अयोध्या के गरीब लोगों के मसले पे डिपेंडेंट हैं। अब वो कह रहे हैं कि साहब 15-20 हजार रुपए तो हमारा महीने का किराया दुकान का 6x6 का, और हमारी इनकम ही नहीं हो रही है, हमें तो अपना दुकान का रेंटल निकालना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि जो 100 लोग आते थे अब 5 लोग आने लगे, जो 5 लोग आ रहे हैं वो भी गाली देके जा रहे हैं। वहां दुकानदारों से कह रहे हैं तुम लोग चोर हो, वो लोग कहते हैं हम थोड़ी चोर हैं। जो मंदिर के अंदर बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, जो वीएचपी वाले, वो चोर हैं। लेकिन वो ये मान रहे हैं कि अयोध्या वाले सारे ही चोर हैं। माने अयोध्या की इकोनॉमी इन लोगों ने बर्बाद कर दी, बच्चों का जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिया। तो ये जो है वास्तविकता में, अगर चुनाव आयोग से आप अपेक्षा रखती होंगी, मैं बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं रखता। चलिए रोड डिस्कशन हम लोग करेंगे, देखेंगे आपकी अपेक्षा सही है, मेरी अपेक्षा सही है। लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है और कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। हमारे देश के अंदर डिक्टेटरशिप चल रही है, पूरी गुंडागर्दी चल रही है, नॉर्थ कोरिया के रास्ते पे हम जा रहे हैं। लेकिन अगर चुनाव आयोग कोई पॉजिटिव निर्णय ले लेता है तो मुझे सुखद आश्चर्य हो जी। लेकिन फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं स्वामी जी, वो इस बात की कि आप जानते हैं 24 जुलाई को राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होने, और बीजेपी के लिए राज्यसभा सीटें जीतना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर 14 जुलाई को आखिरी तारीख है, यानी चुनाव आयोग को अभी तक फैसला ले लेना चाहिए था। अगर चुनाव आयोग जल्द से जल्द फैसला नहीं लेगा तो जो उम्मीदवार उतारे जाएंगे, चाहे वो बागी गुट की तरफ से उतारे जाएं या ममता बनर्जी की तरफ से उतारे जाएं, कौन सी पार्टी के उम्मीदवार होंगे? वो कौन सी पार्टी अपना पोलिंग एजेंट उतारेगी? पोलिंग एजेंट जो उतारा जाएगा दोनों की तरफ से, उसमें से असली टीएमसी का कौन होगा, नकली टीएमसी का कौन होगा? विधायक जब वोट डालेंगे तो ये कैसे पता चलेगा कि उन्होंने किस टीएमसी को वोट डाले हैं? तो यहाँ पर चुनाव आयोग का फैसला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ना स्वामी जी। नहीं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए नहीं पड़ता कि राज्यसभा चुनाव के अंदर जो वोट पड़ते हैं जी, उसमें व्हिप जारी नहीं होता है जी। भाई ये प्रश्न तो तब उठे ना असली और नकली का, कि मान लीजिए ममता बनर्जी के गुट को असली पार्टी मान लिया गया होता और वो व्हिप जारी कर देते, तो जो व्हिप का उल्लंघन करते उनको पार्टी से निकाल देते, या बागी गुट को टीएमसी मान लिया गया होता, वो व्हिप जारी कर देते। भाई इसमें व्हिप ही नहीं होता जी। तो व्हिप नहीं होता, जिसको जो मनाएगा वोट देगा। मानी बात है कि जो बागी गुट है वो भारतीय जनता पार्टी के जो 3 कैंडिडेट्स हैं उनको वोट देगा, और भारतीय जनता पार्टी वाले देंगे ही। जो ममता बनर्जी के बाद 20-22 एमपी हैं, वो एमएलए हैं, वो किसी को भी वोट दें उससे अंतर क्या पड़ता है? जीतेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले ही लोग। तो इसमें कोई तकनीकी मसला नहीं है जी, इसमें कोई व्हिप का इश्यू नहीं है। लेकिन व्हिप जारी तो किया जा सकता है ना? नहीं, उससे कोई मतलब ही नहीं है ना भाई। व्हिप को अगर उल्लंघन भी कर दें, पार्टी कैन नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट यू।
भाई राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा चुनाव के अंदर, भाई आपने मान लीजिए पार्टी लाइन के खिलाफ आप चले गए, नहीं, लेकिन ये जैसे पता शरद कैसे यादव के चलेगा? साथ। लेकिन ये पता कैसे चलेगा ना कि कौन सी वाली टीएमसी को जीत हासिल हुई? दोनों टीएमसी अगर अपने उम्मीदवार उतारेंगी तो नाम कैसे दिया जाएगा कि ये वाली टीएमसी है, ये वाली टीएमसी है? उसका कोई नाम तो देना पड़ेगा ना भाई वोट जब गिने जाएंगे, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। भाई इससे क्या मतलब है कौन असली है कौन नकली है? भाई जो वहां के विधानसभा के सदस्य हैं वोट डालेंगे, जिसको मनाएगा डालेंगे, जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो जीत जाएगा, बात खत्म हो गई। असली मतलब आप नकली का पूरी मतलब क्या है? धांधली जैसी बात कर रहे हैं कि उसका सिर्फ एक इस्तेमाल कर लिया जाएगा। ये इसमें कोई धांधली नहीं है। जी। मान लीजिए मैं विधायक होता, जी, मान लीजिए मैं विधायक होता बंगाल की असेंबली का, जी, चाहे मैं ममता बनर्जी के साथ होता, वैसे अगर होता तो ममता बनर्जी के साथ होता, मैं धोखेबाज और वो तो होता नहीं, एक प्रकार से दागी आदमी कि मैं चुनाव चिन्ह ममता बनर्जी के चुनाव चिन्ह पे जीत के आऊं और उसके बाद मैं चला जाऊं सायोनी गोष्ठ में बनता नहीं जी। मैं उस पर अगर दगा सुदीप भट्टाचार्य तो मैं बनता नहीं। तो मानी बात है कि मैं ममता बनर्जी के साथ रहता सिद्धांततः, और मैं अपने मन से वोट डालता। व्हिप जारी हो नहीं सकती तो कोई परेशानी है नहीं, तो जिसको जहां मनाएगा वोट डालेगा। और ये मानी बात है, आप नोट करके रख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी तीनों सीटें जीत जाएगी भाई, क्योंकि वहां व्हिप का कोई मतलब ही नहीं है। शरद यादव ने किया था एक बार, दूसरे पार्टी की रैली में वो चले गए थे क्योंकि उन्होंने पार्टी के विपक्षी के साथ जाने रैली अटेंड कर ली थी, वो सिद्धांतों के अगेंस्ट चले गए थे, इसलिए उनको पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया, उनकी सीट छीन ली गई। यहां तो वो मुद्दा भी नहीं है भाई, यहां तो वोटिंग का मुद्दा है। वोट अपने एक आपको याद होगा इंदिरा जी ने एक बार कॉल दी थी, अंतरात्मा की आवाज पे वोट दो, दिए गए थे, बीबी गिरी जीत गए थे, प्रेसिडेंट बन गए थे हिंदुस्तान के। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि ममता गुट के लोग भी इधर बागी गुट की तरफ वोट दे सकते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, दे तो सबको ही सकते हैं, दे तो बीजेपी वाले भी, मतलब वो भी बगावत कर देंगे ममता बनर्जी के साथ जो लोग खड़े हैं। ना मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं जी। अगर उन्हें बगावत करनी होती और बीजेपी को वोट देना होता तो टीएमसी को छोड़ देते आज के तारीख में। जी भाई देखिए, आज के तारीख में ममता बनर्जी के साथ जो भी लोग हैं 19-20 हैं या मान लीजिए 7-8 एमपी हैं, ये वही लोग तो हैं जो अंडे खाने को तैयार हैं, मार खाने को तैयार हैं, वो जान जोखिम में डाल के ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। वो क्यों जाके उधर वोट देंगे जी? और जो लोग बागी हो गए, जो लोग गद्दार हो गए, वो ममता बनर्जी को क्यों वोट देंगे? तो क्रॉस वोटिंग नहीं होगी, क्रॉस वोटिंग नहीं होगी। अच्छा, ममता बनर्जी अपना कैंडिडेट भी नहीं खड़ा करेंगी, अगर 18-19 एमएलए उनके पास है तो जानती है वो हार जाएंगे, तो कैंडिडेट क्यों खड़ा करें? मतलब तो कैसे लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि किसको कितने वोट पड़े? ये कैसे पता चलेगा जब तक नाम नहीं होगा? अरे काउंटिंग होगी तो पता चल जाएगा किसको कितने वोट पड़े। जब टीएमसी एक ही होगी तो कैसे पता चलेगा स्वामी जी? टीएमसी का अलग अलग नाम होना तो जरूरी है ना कि ये टीएमसी ए है, ये टीएमसी बी है। नहीं, वोटिंग से नाम का क्या लेना देना? वोटिंग किसने किसको दी ये सीक्रेट वोटिंग होती है। वो दूसरी बात है कि वहां पे पार्टी अपना एक आदमी बिठाती है जिसको वो वोट दिखा के वोट डालता है, वो एक अलग मुद्दा है जी। लेकिन अगर मैं मान लीजिए विधायक हूं, मैं नहीं दिखाता और जाके वोट डाल देता हूं, तो पार्टी एक्शन ले सकती है कि आपने बाद में एक्शन ले सकती है, लेकिन मैं अपने अंतरात्मा के आधार पर जिसको चाहूं वोट दे सकता हूं जी। तो इसलिए वोट जब काउंट होंगे पता चल जाएगा कि कितने वोट किसको पड़े, ये तो पता चल ही जाएगा। और मानी बात है, अगर टीएमसी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी, 18-19 उनके विधायक हैं जो जोखिम के साथ उनके साथ हैं, वो 18-19 वोट उनको मिलेंगे, वो हार जाएगा जी। भारतीय जनता पार्टी को अपने 208 विधायकों का भी वोट मिलेगा, बागी गुट का भी वोट मिलेगा। और अगर बागी गुट भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर देगा तो वो भी बीजेपी का ही आदमी होगा या बागी गुट का आदमी होगा, जो भी उनकी आपस के अंडरस्टैंडिंग हो। बागी गुट कहना बेकार है, वो भारतीय जनता पार्टी ने अपना अपोजिशन बंगाल के अंदर खुद क्रिएट कर लिया है। अब वो सत्ता में भी वही है, विपक्ष में भी वही है। तो ममता बनर्जी यही तो कोशिश कर रही है वहां पे सड़क पे उतर के कि मैं विपक्षी हूं। ये जो ऋतु बरा वाली जो टीएमसी है ये अपोजिशन नहीं है, ये बीजेपी का ही एक विंग है जो कि अपोजिशन के नाम पे ढकोसला कर रहा है जी। तो मारी बात है कि इसमें कोई दुविधा नहीं है। असली टीएमसी नकली टीएमसी का क्या मतलब है? वोट पड़ेंगे, अब वोट पड़ेंगे, जो ज्यादा पड़ेंगे वो जीत जाएगा और उसको राज्यसभा भेज दिया जाएगा, बात खत्म। यानी चुनाव आयोग 14 तारीख से पहले फैसला देने के लिए बाध्य नहीं है, ये आप कहना चाहते हैं? मतलब इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, इसीलिए वो आगे टरका मतलब ऐसी तरह लटकाए रहेगा इस मामले को। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि बाध्यता का प्रश्न नहीं है जी।
वो अगर निर्णय दे दे तो मेरे को आशा है कि वो निर्णय बागी गुट के साथ देगा, गद्दारों को देगा। बिल्कुल। वो ममता बनर्जी के साथ निर्णय नहीं देगा, ये मेरे को पूरी आशा है, क्योंकि जो मैं देख रहा हूं 12 साल से किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। वो एक महाराष्ट्र के जज साहब हैं जिन्होंने बड़ी हिम्मत दिखा दी, जिन्होंने कहा कि आप किसी नेता को ये नहीं कह सकते, मुर्दाबाद नहीं कह सकते, ये कोई जो एम्प्लॉइज हैं, ये जो पुलिस ऑफिसर है, ये कोई राजनीतिक दल के कार्यकर्ता थोड़ी है, ये तो संविधान के प्रति इनका उत्तरदायित्व है। वैसे जज हो, अगर वैसा चुनाव आयोग का अधिकारी हो तो बात अलग है, लेकिन मैं दिख नहीं रहे आज के तारीख में 12 साल से, जब तक उनको ये न लगे कि भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है जी। मैं बहुत ज्यादा आशान्वित हूं, लेकिन वो निर्णय ले या न लें इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जिसको जहां मनाएगा वोट देगा, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। असली कौन सी नकली कौन सी, इसका कोई मतलब नहीं है। बाद में निर्णय ले लेंगे या पहले भी निर्णय ले लेंगे, उससे अंतर क्या पड़ता है जी। लेकिन फिलहाल ममता बनर्जी की तरफ से या उनके गुट की तरफ से कल्याण बनर्जी का जो बयान आया, उन्होंने जिस तरह से दस्तावेज वहां पर दाखिल किए हैं, जो कि 6 जुलाई को जवाब मांगा गया था और 6 जुलाई को दोनों गुटों की तरफ से जवाब भी दे दिया गया, उसमें तो ममता बनर्जी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। नहीं, पलड़ा तो उद्धव ठाकरे का भी भारी था जी, पलड़ा तो शरद पवार का भी भारी था जी। भाई, जो ये असली गुट नकली गुट होता है विधायकों की संख्या के आधार पर नहीं होता है, ये होता है पार्टी, इट्स ए पार्टी डिसीजन, इट इज नॉट ए लेजिस्लेचर डिसीजन। लेकिन क्या हुआ शरद पवार के साथ, क्या हुआ उद्धव ठाकरे के साथ? तो क्या गारंटी है कि ममता बनर्जी को न्याय मिल जाएगा? भाई देखिए, पक्ष तो बहुत सारे अच्छे हैं। पक्ष तो ये भी है कि जहां 20 बच्चों ने आत्महत्या की नीट पेपर लीक के मामले में, और ये कहा इन्होंने जो एचआरडी मिनिस्टर हैं कि हाँ मैं दोषी हूं, मेरी वजह से हुआ, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई अगर तुम 20 हत्या के रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो फांसी पे चढ़ो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लोगे और दंड भी नहीं लोगे। जैसे ये यहाँ पे हुआ राम जन्मभूमि के अंदर, चोरी हुई, हाँ हुई, एसआईटी ने कहा चोरी हुई, हाँ हुई, 40 दिन में 70 बार हुई, हाँ हुई, दंड क्या मिला? पद छोड़ दिया। अरे पद छोड़ना कोई दंड होता है? भाई जिस आदमी ने 100 करोड़ रुपए मान लीजिए कमा लिए, और 100 करोड़ रुपए कमा लिए और उसके बाद आपको पद से हटा दिया गया, मस्ती करेंगे आप, जाके दुबई में कोठी खरीदेंगे और मजे से वहां ऐश करेंगे। अरे दंड तो वो होता है कि आपको उठा उठा के जिन्होंने रामद्रोह किया है, जिन्होंने भगवान राम के चंदे में चोरी की है, उनको कोड़े मारते हुए ले जाइए और जेल के अंदर बंद कीजिए, हथकड़ी लगा के बिठाइए। पूरा हिंदुस्तान देखे कि राम के साथ धोखा करने वाले और रामद्रोह करने वालों को क्या दंड मिलता है। ये इस्तीफा दे दिया, ये बहुत बड़ा त्याग है। अच्छा, राम जन्मभूमि ट्रस्ट की जो मीटिंग हुई उसमें कहा गया बड़े त्यागी हैं, बड़े कर्तव्यनिष्ठ हैं, बड़े ईमानदार हैं। अबे ईमानदार है तो काहे चोरी की? जब उनको बता दिया गया था, वहां पे महिपाल सिंह ने बता दिया था कि चोरी हो रही है, जब दीनानाथ वर्मा ने बता दिया था 40% कमीशन लिया जा रहा है, उसके बावजूद नहीं सुना गया। इसका माने चोर हैं ये लोग, सारे डकैत हैं, हमारी भावनाओं को, हमारी इन्होंने भावनाओं को आहत किया है। दे शुड गो टू जेल, और हथकड़ी लगा के इनको जेल ले जाना चाहिए। तो ये देखिए, आशा मुझे कोई नहीं है, आशा मुझे उसी स्थिति में है जबकि देश के कोर्ट्स को ये लगने लगे, एडमिनिस्ट्रेशन को लगने लगे कि सत्ता पलटने वाली है और अब दंड मिलने वाला है, इसलिए पहले ही पलट लो और अपोजिशन के पक्ष में निर्णय लेने लगो, वरना ये लोग तो जेल जाएंगे ही, जो बड़े बड़े चोर हैं, डकैत हैं। हम लोग भी ना इनके चक्कर में जेल चले जाएं, तब वो पलटें। अगर वो पलटें तो न्याय मिल सकता है, जब तक वो नहीं पलटेंगे तब तक न्याय नहीं मिलेगा। जी, यहाँ पर अब चुनाव आयोग तो लगातार सवालों में हुई और लगातार हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं स्वामी जी कि चुनाव आयोग के फैसले पर निगाहें भले ही टिकी हुई है, लेकिन चुनाव आयोग फैसला वही देगा जो आला कमान चाहता है। जैसे कि महाराष्ट्र में भी देखने को मिला था, हम बार बार उसका जिक्र भी करते हैं, यहाँ पर शिवसेना के साथ जो हुआ, एनसीपी के साथ जो हुआ, वही टीएमसी के साथ भी होगा। लेकिन ममता बनर्जी के जो तेवर हैं या आक्रामकता है, या जिस तरह से वो स्ट्रीट फाइटर के तौर पर मैदान में उतर चुकी है, या जिस तरह से पूरे इंडिया गठबंधन का उनको साथ मिल गया है, कांग्रेस भी उनके साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है, इसका क्या कुछ असर हो सकता है स्वामी जी? नहीं, असर नहीं, यही जरूरी है, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड जी। यही उद्धव ठाकरे से भी रिक्वायर्ड है, और उद्धव ठाकरे निकल गए, आपको पता ही है। जो जो लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया है, उनके संसदीय क्षेत्र में जाके वो मीटिंग कर रहे हैं, और करना चाहिए। शरद पवार को भी करना चाहिए, उद्धव ठाकरे को भी करना चाहिए, ममता बनर्जी को भी करना चाहिए। भाई अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे तो लोग भूल जाएंगे आपको, हु वर यू। भाई ममता बनर्जी की एक ही पहचान तो है, शी इज ए फाइटर।
अभी तक लोग ये शिकायत कर रहे थे 2 महीने हो गए इलेक्शन के रिजल्ट आए हुए, ममता बनर्जी घर में क्यों बैठी हुई हैं? अब वो फाइट के निकली, पहले भी वो निकली थी, अब ये बच्ची के रेप के बारे में निकली हैं, हजारों की भीड़ आई, सायोनी घोष की मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगे। तो मानी बात है कि अब अगर ममता बनर्जी घर बढ़ जाएंगी तो खत्म हो जाएंगी, अगर सड़क पे उतरेंगी और जो उनकी छवि है उसको मेंटेन करेंगी। तो आज के तारीख में तो वहां हॉकर्स को उजाड़ा जा रहा है, वहां पे तो फुटपाथ तोड़े जा रहे हैं, वहां तो झुग्गी झोपड़ी तोड़नी शुरू हो गई है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार के और दिल्ली और हरियाणा के अंदर हुआ है। तो जनता में रोष है, तो जो रोष को रिप्रेजेंट ऋतुवरा तो करेंगे नहीं ना, वो तो ममता बनर्जी करेंगी। तो ऋतुवरा, एनीबडी हु ये कहता है कि मैं अपोजिशन में हूं और अपोजिशन का नेता हूं, उसे अपनी आक्रामक शैली तो अपनानी ही पड़ेगी भाई। तभी तो राहुल गांधी छात्र संवाद हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कर रहे हैं, अपने बड़े बड़े नेताओं को भेज रहे हैं छात्र संवाद करने के लिए, बच्चों से कनेक्ट करो और बच्चों को इकट्ठा करो, ये करना ही पड़ेगा। अब जंतर मंतर में बैठे वो भी तो आक्रामकता ही तो है। तो आक्रामकता अगर हम नहीं करेंगे, हर चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे, सोचेंगे कि भगवान कुछ कर देगा, भगवान कुछ नहीं करेगा। भगवान भी कहता है कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो, कर्म करो। बिल्कुल। और यहाँ पर जिस तरह से हम देख ही पा रहे हैं, और अब ममता बनर्जी से शुरुआत से उन्होंने देखा जा रहा है कि 4 मई को नतीजे आने के तुरंत बाद से वो एक्टिव हैं। पहले उन्होंने जो हिंसा की खबरें जो आ रही थी, बुलडोजर कार्रवाई जिस तरह से हो रही थी, उसके खिलाफ उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यही नहीं, वो जमीन पर उतरकर जिस तरह से प्रदर्शन भी कर रही हैं, आंदोलन कर रही हैं, उन लोगों की आवाज उठा रही है जो हॉकर्स है, जिनका जिक्र अभी अभी आपने किया। और एक बड़ी बात जो इस मामले में जो अभी हाल ही में हुआ है, जिस बच्ची का, नाबालिग बच्ची का जो रेप हुआ है, उस मामले में जो एक गौर करने वाली बात है वो ये कि एक तरफ जब टीएमसी के जो नेता हैं, जो साथ में खड़े हुए हैं ममता बनर्जी के, चाहे वो कल्याण बनर्जी हो या फिर वो अभिषेक बनर्जी हो, इन लोगों पर अंडे फेंके जा रहे हैं या जो भी घटनाएं जो भी निकल कर आई, महुआ मोइत्रा, इन लोगों पर, इसको लेकर ये दावे किए जाते हैं कि ये नाराज लोग हैं टीएमसी के नेताओं से। लेकिन ये जिस तरह से सायोनी घोष के साथ हुआ, रियलिटी तो ये है, जनता इन लोगों से नाराज है। यहां पर ये सच्चाई निकल कर आ रही है, यानी साफ पता चलता है कि जो भी खबरें दिखाई जा रही थी वो सारी प्लान तरीके से, यानी जो भी कहा जा रहा है कि टीएमसी के लोगों से जनता नाराज है, वो तो ऐसा है ही नहीं। इसका मतलब नहीं, अगर मान लीजिए कोई किसी से नाराज हो तो क्या उसका माने उसे पीट देंगे, उसको अंडे फेंकेंगे, उनका सिर फोड़ देंगे? मान लीजिए 40 लोग उससे नाराज हैं, भाई मानी बात है, मैं अगर आपके प्रोग्राम में आता हूं या टीवी प्रोग्राम्स में आता हूं, लाखों लोग होंगे जो मेरे समर्थक होंगे, लाखों लोग होंगे जो मुझे निंदक होंगे। तो इसका मतलब है घर से निकलूं तो लाखों नियंत्रक पकड़ के मुझे लिंच कर दें। भाई कानून व्यवस्था का क्या मतलब है? कानून व्यवस्था तो ये व्यवस्था देती है, हमारा संविधान ये व्यवस्था देता है कि कसाब को भी कोर्ट के सामने पेश किया जाता है और पुलिस की एक कर्तव्य है कि जो भी मुजरिम है उसको कोर्ट तक ले जाए और सुरक्षित ले जाए, और कोर्ट जो निर्णय दे वो हो। अब जनता ही अगर निर्णय करने लगेगी, क्या तमिलनाडु के अंदर जनता ने अगर डीएमके को हराया तो क्या डीएमके के लोगों को पीटना शुरू कर दिया उन्होंने? एक घटना सुनी आपने तमिलनाडु में? केरला में क्या एक भी घटना आपने सुनी कि वहां पे अगर सरकार बदली और एलडीएफ से यूडीएफ में आई और 100 सीटें यूडीएफ को मिली, वहां क्या एलडीएफ के लोग पिट रहे हैं? क्या नहीं पिट रहे? भाई सरकार जो आई वो ठीक है, लोकतंत्र में कोई जीता कोई हारा, जो हार गया उसको जनता ने ऑलरेडी हरा दिया है, उसके खिलाफ गुस्सा था उसे हरा। लेकिन अंडे फेंकना, पुलिस खड़ी रहे, महुआ मोइत्रा को चोट मारी जाए, उन्हें चोट पहुंचाई जाए और उस समय जो पुलिस है वो खड़ी रहे, इसका मतलब यह है स्टेट स्पॉन्सर्ड है ये। बिल्कुल पूरी तरह प्लान्ड है ये सारा कुछ जो हो रहा है, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने चर्चा की, जिस तरह से सायोनी घोष का जो मामला देखने को मिला है, जब वो पहुंची उन्हें लगा कि लोग उन्हें हाथों हाथ लेंगे, क्योंकि जिस तरह से वो चुनाव में जीत कर आई हैं, उसके बाद उन्हें उम्मीद यही रही होगी। और जैसा कि आप अभी कह भी रहे थे कि उन्हें तालियों की गड़गड़ाहट की और हूटिंग की उनको आदत हो चुकी है, कि किस तरह से जब वो कहीं जाती थी तो उनका किस तरह स्वागत होता था, जब तक वो टीएमसी के साथ थी, ममता बनर्जी के साथ थी, जब तक उन्होंने बगावत नहीं की थी। तो यहाँ जनता ने खुद ही सुना दिया है कि उनका ये फैसला है सायोनी घोष का, या सायोनी घोष की तरह ऋतवत बनर्जी के साथ जितने भी लोग गए हैं, जो विधायक गए हैं, उन लोगों से जनता नाराज है। फैसला जनता ने पहले ही सुना दिया है कि आज भी ममता बनर्जी के साथ खड़ी है जनता। देखिए, लेकिन सायोनी घोष को अंडे तो नहीं मारे गए, उनको ढेले तो नहीं मारे गए, भाई नारे ही तो लगाए गए ना। लोकतंत्र में नारे लगाना तो सबका अधिकार है। बिल्कुल। अंडे मारना और ढेला, जैसे अभिषेक बनर्जी के ऊपर ढेला फेंका गया था, उन्होंने हेलमेट ना पहना होता तो उनका सिर फूट जाता। बिल्कुल, वो हिंसा है। नारे लगाना थोड़ी हिंसा है, वो तो अहिंसात्मक है। वो तो संविधान में अधिकार है, किसी को भी नारे लगा सकते हैं आप, जिंदाबाद मुर्दाबाद हम भी करते रहते हैं, हमारे विपक्षी हमारे लिए करते रहते हैं, वो तो लोकतंत्र में अधिकार है।
लेकिन अगर आप ये सोचें कि आप अंडे फेंकेंगे और सिर फोड़ेंगे लोगों का, वो अनुमन्य नहीं है। जो टीएमसी के लोगों के साथ किया जा रहा है, वो पुलिस जो है, वो जितने भी पुलिस ऑफिसर्स के वीडियो में फोटोग्राफ दिख रहे हैं, दे शुड बी प्रोसिक्यूटेड। उनका अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करें। पुलिस का कर्तव्य यह है कि मुजरिम भी हो, डकैत भी हो, अगर उसे लोग पकड़ के जिंदा वहीं मार दें तो उसका कर्तव्य है कि उनको बचाएं, और उसको बचाने के बाद वो वहां पे उसकी रक्षा करें। ये नहीं है कि किसी को भी आप जो है, जनता जिसको मनाए, जिससे नाराज हो उसको पीट दे। ये जंगल राज कहलाया जाता है। इसको कहते हैं ऐसी इकोनॉमी, ऐसी नेशन बन गया है। आप एक बनाना रिपब्लिक बन गए हैं जिसके अंदर जनता जो न्याय कर देती है। अभी कानून व्यवस्था काहे के लिए, कि जज काहे के लिए, पुलिस काहे के लिए? जनता जिसे नाराज हो पीट दे, जिसे खुश हो उसे छोड़ दे। अरे यार, जनता निर्णय लेगी या कोर्ट निर्णय लेगा? बिल्कुल। तो यहाँ पर यही तो बात हम कर रहे हैं स्वामी जी की, एक तरफ जो दावे किए जा रहे थे कि टीएमसी के जो ममता गुट के जो नेता हैं या सांसद हैं उनसे जनता नाराज है, और वहां पर ये एक तरफ ये जनता दिखाई दे रही है। यानी साफ पता चलता है कि जो ममता बनर्जी के गुट के साथ हुआ वो सब कुछ एक सोची समझी रणनीति थी, एक साजिश थी। सिर्फ उन्हें डराने धमकाने की कोशिश थी कि ममता बनर्जी का साथ छोड़िए और इधर बगावत कर दीजिए। ये तो साफ हो गया यहाँ पर। नहीं, नाराजगी और खुशी की कोई बात नहीं है जी भाई। देखिए, ममता बनर्जी के जिन लोगों ने वोट दिया है, बीजेपी को जो वोट दिया है, उसमें कितने परसेंट का अंतर है? 4% का अंतर है जी। तो 42% वोट तो ममता बनर्जी को मिले हैं ना। तो 42% लोगों ने ममता बनर्जी के, तो इसका माने ममता बनर्जी को जो वोट मिले वो बीजेपी वोटर को पीट दें, और जो बीजेपी वोटर है वो ममता बनर्जी वालों को पीट दें। ये हिंदुस्तान की व्यवस्था बनाना चाहते हैं क्या आप? अरे यार, जिसको जिसको मनाया वोट दे दिया, जिसको मनाया जीत गया। लेकिन जो हारा है उसको प्रोटेक्शन तो देना पड़ेगा ना। उसको पीट पीट के मार देंगे आप? यही आप मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, यही दलित आदिवासियों के साथ कर रहे हैं, यही अपोजिशन के सपोर्टर्स के साथ करेंगे। फिर कानून व्यवस्था कहाँ रह गई? फिर बनाना रिपब्लिक बन गया। ये तो युगांडा चले गए आप। युगांडा और ईदी अमीन वाले युगांडा में चले गए। जिसको बनाएगा पीट देंगे, जिसको बनाएगा मार देंगे। जैसे वहां देखिए बिहार के अंदर वो भरत भूषण तिवारी ने पिस्तौल जो है पुलिस के सामने फेंक दी, और एक लाइव फेसबुक प्रोग्राम वो बना रहा था, बाकायदा उसने पिस्तौल फेंक दी, तब भी उसका इनकाउंटर कर दिया। ये तो गुंडागर्दी है भाई जी। और अब इसका मतलब अब कोर्ट इसका मतलब जज की जरूरत ही नहीं है, अब कोर्ट की जरूरत ही नहीं है। जिसको जनता चाहेगी और जिसको चाहेगी मार देगी, जिसको चाहेगी छोड़ देगी। अच्छा, इधर ये जनता छोड़ेगी, उधर वो उसको मार देंगे। भाई 50% लोग पक्ष में हैं, विपक्ष में हैं। जहां विपक्ष वाला मिल जाएगा उसको मार देंगे, जहां विपक्ष वाला इनका मिल जाएगा वो इनको मार देंगे। एक दूसरे को मार मार के देश को बर्बाद कर देंगे। भाई इसीलिए तो संविधान बनाया गया, इसीलिए तो कानून व्यवस्था बनाई गई। हमारा काम केवल यह है, कानून के तहत, संविधान के तहत जिसे हम दोषी मानते हैं उसको कोर्ट में पेश करें, कोर्ट निर्णय ले। अगर वो दोषी है तो दंड पाएगा, नहीं है तो नहीं पाएगा। हम भी उसी में आते हैं और हमारा विपक्षी भी उसी। लेकिन विपक्ष को हम मार दें और विपक्ष हमको मार दे, भाई हम तो गुंडे बदमाश है नहीं, हम तो अध्यापक हैं, हम तो सीधे साधे लोग हैं, हम कोई बंदूक रखने वाले लोग तो है नहीं। इसका माने जो बंदूक रखने वाले हैं हमें मार दें, कहें कि हम 40 लोग थे, स्वामी साहब जो बड़ा रोष था इसलिए हम इनको मार दिया, गुस्सा थे इनसे। हमें रोष था या गुस्सा था? तुम्हें मारने का अधिकार किसने दिया? बिल्कुल। अब भरत तिवारी मामले की आपने जिक्र किया है तो देख ही सकते हैं कि किस तरह से अशोक चौधरी का बयान आया। वो पहले वहां मिलने पहुंचे और उन्होंने भी सवाल उठा दिए जो सम्राट सरकार ने किया कि ये गलत हुआ। इससे ही साफ पता चलता है कि विरोधाभास अब एनडीए के अंदर भी शुरू हो गया उस मामले को लेकर। तो नहीं, विरोधाभास कुछ नहीं शुरू हुआ है। वो खुद ही सत्ता पक्ष रहते हैं, खुद ही विपक्ष हो जाते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी की यही खूबसूरती है जी। वो अपना विपक्ष खुद ही बना लेते हैं। जैसे उन्होंने जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी को अपना ही विपक्ष बना लिया है, जबकि वो विपक्ष है नहीं। मेरा व्यक्तिगत मानना है, लोग उससे सहमत हो ना हो। आम आदमी पार्टी उन्होंने विपक्ष बना लिया था अपना 2013-14 के बाद। वो चीफ मिनिस्टर 2 बार उनको बना दिया, फिर हटा दिया, खुद जम गए। अब पंजाब में उन्हें बना दिया, कांग्रेस को कमजोर कर दिया। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी वहां जम जाएगी और अमित शाह वहां जाके 1 महीने के लिए बैठ जाएंगे। जंतर मंतर में जो बच्चे बैठे हुए हैं, मेरा ये मानना है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। कांग्रेस से लोगों को विमुख करके एक अलग थर्ड फोर्स बनाने का चेष्टा है जो भारतीय जनता पार्टी, मेरा ये मानना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं। बहुत लोग मुझसे असहमत होंगे, बहुत लोग मेरी निंदा भी करेंगे, मैं जानता हूं, लेकिन ये मानना है, मैं अपने जो मान रहा हूं बोल रहा हूं।
जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की और जिस तरह से अभी पश्चिम बंगाल में सियासत गरमाई हुई है, ममता बनर्जी गुट की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि वो असली टीएमसी हैं और असली टीएमसी वो हैं भी, लेकिन चुनाव आयोग पर अब किसी को भरोसा नहीं रहा है। चुनाव आयोग जिस तरह से शिवसेना को लेकर फैसला दे चुका है, जिस तरह से लोजपा को लेकर फैसला दिया था चुनाव आयोग ने, या जिस तरह से एनसीपी को लेकर फैसला दिया था, यानी जिसके पक्ष में बीजेपी आलाकमान चाहता है चुनाव आयोग फैसला दे देता है। आपको याद होगा उस वक्त बीजेपी की तरफ से चिराग पासवान को नजदीक लाने की कोशिश की जा रही थी, तो चिराग पासवान के पक्ष में थोड़ा बहुत फैसला दे दिया गया था। हालांकि वहां पर पूरी तरह से निष्पक्षता नहीं दिखाई थी चुनाव आयोग ने, लेकिन क्योंकि दोनों चाहिए थे बीजेपी को, वहां पर पशुपति पारस भी चाहिए थे, चिराग पासवान भी चाहिए थे, इसलिए दोनों को सहमति, दोनों के पक्ष में एक तरह से फैसला दिया था। और यहां पर अब क्योंकि शिवसेना रही है एनसीपी के मामले में पूरी तरह से अपनी तरफ करवा लिया, और यहां पर अब जो पश्चिम बंगाल के मामले में भी यही दावे किए जा रहे हैं कि मामला जो है टीएमसी के बागियों के पक्ष में ही जाएगा। ऐसे ही कहना चाहते हैं स्वामी जी आप? मुझे तो यही लगता है, हो सकता है मैं गलत हो जाऊं जी। मैं कोई ज्योतिषी तो हो नहीं, वो तो हो नहीं कि मैं भविष्य की भविष्यवाणी कर दूं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई न्याय की उम्मीद चुनाव आयोग से करना यह बेमानी है, और चुनाव आयोग वही करेगा जो मोदी और शाह साहब चाहेंगे। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। और जैसा कि आज हमने इसमें मुद्दे पर चर्चा की कि कैसे चुनाव आयोग पर निगाहें हैं, लेकिन चुनाव आयोग पर विश्वास किसी को नहीं है। खैर 14 जुलाई तक का समय है, क्या चुनाव आयोग 14 जुलाई से पहले फैसला लेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो चुनाव आयोग के इस फैसले पर निर्भर करती हैं। हालांकि स्वामी जी का कहना है कि उससे कुछ नहीं बदलने वाला है। चुनाव आयोग चाहे असली नकली टीएमसी बताए या ना बताए, नतीजे वही आने हैं जो पहले से तय हैं। तो इस पर भी सभी की निगाहें रहेंगी कि आखिर चुनाव आयोग फैसला देगा या नहीं देगा, और अगर नहीं देगा तो राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर या राज्यसभा चुनाव में क्या कुछ देखने को मिलेगा। और कल्याण बनर्जी या ममता बनर्जी जिस तरह से दावे कर रही हैं कि असली टीएमसी वही है, क्या चुनाव आयोग भी यही मानेगा, या फिर चुनाव आयोग के फैसले के बाद आगे कोई और कदम उठाया जाएगा ममता बनर्जी की तरफ से? इस सब पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।